तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है, व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सनालिटी टेस्ट, ये आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है। इन द नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि कैसे इंटरव्यू की तैयारी हम एक अच्छे तरीके से करें। अगर यूपीएससी पर्सनालिटी का टेस्ट कर रहा है तो लाजमी है दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज इट दैट मेक्स आवर पर्सनालिटी। पर्सनालिटी किस चीज़ से बनती है? एनर्जी होना आप में ज़रूरी है, वो पॉजिटिविटी आपके चेहरे पे होना, आपकी बॉडी लैंग्वेज में पॉजिटिविटी होना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट मूवमेंट नहीं होना चाहिए कि आप हर बात पे बहुत तेज़ हाथ हिला रहे हैं। बैक टू बैक मॉक्स देते जाएंगे, फीडबैक पे काम नहीं करेंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। गुड इवनिंग एंड जय हिंद एवरीवन। आई एम मेजर अभिनंदन सिंह, अ फॉर्मर ऑफिसर ऑफ द आर्मी एंड नाउ एन ऑफिसर ऑफ द इंडियन पुलिस सर्विस। तो आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी पर्सनालिटी टेस्ट। इंटरव्यू की तैयारी हम कैसे करें ताकि हम एक बेहतर स्कोर की तरफ मूव कर सकें। तो सबसे पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है, व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सनालिटी टेस्ट, ये आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है। बहुत सारे बच्चों के जहन में ये सवाल आता है कि इंटरव्यू को किस तरह से हम अप्रोच करें, कैसी हमारी तैयारी रहनी चाहिए, किस किस एस्पेक्ट पे हमें ध्यान रखना है, क्या क्या वो क्षेत्र है, क्या क्या एरिया है जिसके बारे में हमें बिल्कुल रेडी रहना है। तो आज अगले कुछ मिनटों में, इन द नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि कैसे इंटरव्यू की तैयारी हम एक अच्छे तरीके से करें, सो दैट फाइनली जिस दिन हम इंटरव्यू के लिए जाएं उससे पहले वी आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड वी आर रेडी टू हैव एन इम्पैक्टफुल इंटरव्यू विद द यूपीएससी पैनल। तो सबसे पहले एक जो मिथ क्लियर करने की जरूरत है, यूपीएससी ने इस टेस्ट का नाम पर्सनालिटी टेस्ट इसलिए रखा है क्योंकि इसके माध्यम से ये हमारे पर्सनालिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को टेस्ट करने की कोशिश करी जाती है। नाउ इसमें यह समझने की जरूरत है कि पर्सनालिटी क्या चीज है, क्योंकि अगर यूपीएससी पर्सनालिटी का टेस्ट कर रहा है तो लाजमी है दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज इट दैट मेक्स आवर पर्सनालिटी। पर्सनालिटी किस चीज से बनती है, और जब हम एक बार ये समझ पाएंगे कि पर्सनालिटी क्या चीज है तो ऑब्वियसली वी विल बी एबल टू फोकस कि किन किन एस्पेक्ट्स पे हमें, जो पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स हैं, हमें तैयारी करनी है ताकि हम एक बेहतर एस्पिरेंट और उसके बाद एक बेहतर फ्यूचर सिविल सर्वेंट बन के आगे बढ़ सकें। तो सबसे पहले जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं, पर्सनालिटी के हमेशा दो एस्पेक्ट्स हम देखते हैं। वन इज द इंटरनल एस्पेक्ट्स एंड द अदर इज द एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स। इंटरनल एस्पेक्ट्स जो हैं वो ज्यादा जरूरी हैं एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स के मुकाबले, बट पहले हम एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। आपका इंटरव्यू शुरू होता है द मोमेंट आप जब इंटरव्यू का डोर नॉक करते हैं एंड दरवाजा खोलते ही आपका इंटरव्यू शुरू हो जाता है, क्योंकि कितना कॉन्फिडेंटली आप इंटरव्यू पैनल से अंदर आने की परमिशन मांगते हैं, कितना कॉन्फिडेंटली स्मार्टली वॉक करते हुए आप चेयर तक जाके बैठते हैं, खड़े होते हैं, कितना कॉर्डली आप उनसे परमिशन मांगते हैं कि सर मे आई प्लीज सिट, मैम मे आई प्लीज सिट, एंड देन आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपके चेहरे पे एक मंद सी मुस्कान, एक स्माइल होना जरूरी है, बिकॉज वी आर यंग। तो यूथ इज सिनोनिमस विद एनर्जी होना आप में जरूरी है, वो पॉजिटिविटी आपके चेहरे पे होना, आपकी बॉडी लैंग्वेज में पॉजिटिविटी होना जरूरी है। तो एक्सटर्नल एस्पेक्ट में एक हमारा ये जो हमने एस्पेक्ट राइट फ्रॉम द एंट्री टिल आपके सिटिंग तक और पोस्चर की बात करें तो ये हमारा एक्सटर्नल एस्पेक्ट आता है। साथ ही साथ उस दिन पे बच्चों का सवाल रहता है कि सर ड्रेस क्या पहननी है। तो ड्रेस की जब हम बात करते हैं तो कोशिश करनी है कि इट इज रीजनेबली वेरी सटल ड्रेस। अगर हम मेल एस्पिरेंट्स के लिए बात करें तो उनके लिए डार्क कलर आप सूट पहन सकते हैं विद लाइट कलर शर्ट्स एंड मैचिंग आप डार्क कलर टाई पहन सकते हैं। अगर हम फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए बात करें, जो फीमेल एस्पिरेंट्स हैं, प्रेफरेबली उनके लिए दी ट्रेडिशनल इंडियन अटायर जो कि साड़ी है, एक अच्छे तरीके से बांधी हुई साड़ी आपको ज़्यादा प्रेफरेबल है। कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि सूट्स पहन के जाना, इट इज़ अप टू यू, बट प्रेफरेबली अगर आप साड़ी पहन के जाएंगे दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी मोर प्लीजिंग। तो दिस इज अबाउट द एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स की हमने बात करी, जिसमें हमारे ड्रेसिंग से लेके, हमारे चलने के तरीके से लेके, हमारे बैठने का जो पोस्चर है। नाउ बैठने के पोस्चर की भी कई बार बच्चों में ये दुविधा होती है कि सर बैठना कैसे है, हाथ हम अपने लैप्स पे रखें या फिर हाथ हम क्रॉस करके रखें या हाथ हम मूवमेंट्स कर सकते हैं। तो पहला उसमें चीज जो हम सबको समझने की जरूरत है कि जब हम पोस्चर की बात करते हैं
तो पोस्चर का पहला है कि यू शुड नॉट लुक वेरी लाउजी। अब लाउजी का मतलब है ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप चेयर के साथ लीन करके पीछे होके बैठ रहे हैं जैसे आप घर पे बैठते हैं, तो वैसा नहीं बैठना है। सिट विद अ वेरी स्ट्रेट बैक एंड आप बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठना है, बट एट द सेम टाइम कोशिश करनी है कि यू आर कंफर्टेबल, शोल्डर्स टेंस्ड नहीं होने चाहिए। कई बार हम स्ट्रेट बैठने के चक्कर में भी व्हाट वी डू इज वी एंड अप बीइंग वेरी स्टिफ। जब आप स्टिफ हो जाओगे यू विल नॉट बी वेरी कंफर्टेबल। जब आप कंफर्टेबल नहीं है वो नेचुरल फ्लो नहीं आएगा, नेचुरल आपका बैठने का वो शायद आंसर्स में भी वो चीज रिफ्लेक्ट होगी। आपका जो थोड़ा सा स्टिफनेस है वो कहीं ना कहीं आपके आंसर्स में भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसलिए बैठना स्ट्रेट बैठना है, थोड़ा चेयर की जो सपोर्ट है उससे हल्का सा दूर बैठना है, बट एट द सेम टाइम आपका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल रिलैक्स्ड, बिल्कुल कंफर्टेबल पोस्चर होना चाहिए जिसमें आराम से 20 मिनट से आधा घंटा आप बिना थके हुए बैठ पाए। दूसरा सवाल बैठने के बारे में जो बच्चे पूछते हैं दैट इज अबाउट द मूवमेंट ऑफ द हैंड्स। नाउ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट मूवमेंट नहीं होना चाहिए कि आप हर बात पे बहुत तेज हाथ हिला रहे हैं, बट नॉर्मल जहां पे आप आंसर्स कर रहे हैं, किसी पॉइंट पे आपको फोकस करना है, तो नॉर्मल आपका हैंड मूवमेंट जो एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन का हिस्सा है तो वो अगर है तो वो इज ऑलवेज एडवाइजेबल। आपको ऐसा नहीं है कि हैंड्स आप बिल्कुल मूव नहीं कर सकते, हैंड्स आप डेफिनेटली मूव कर सकते हैं, बट कोशिश यही करनी है कि वो जो आप हैंड्स मूव कर रहे हैं वो बिल्कुल रीजनेबली सटल एंड नॉट वेरी एक्स्ट्रावेगेंट, ज्यादा तेजी से और ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होना चाहिए। इट शुड कम अक्रॉस एज नेचुरल। कुछ लोग ट्राई करते हैं आर्टिफिशियली टू क्रिएट दैट मूवमेंट ऑफ हैंड्स विच इज थोड़ा देखने में भी वो ऑड लगता है। तो इसलिए कोशिश करनी है नेचुरलनेस लेके आनी है अपने मूवमेंट्स में, अपने बैठने के तरीके में। नाउ ये हमारे एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स की बात हुई। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंटरनल एस्पेक्ट्स। तो इंटरनल एस्पेक्ट्स तो अगर हम बात करें बहुत सारे हैं, बट इसको आप इंटरनल ही मान के चलिए कि आपका जो बोलने का तरीका है, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, दो इट इज रिफ्लेक्टेड इन द वे वी हियर, सामने वाला जो सुनता है उसको पता चलता है, बट एट द सेम टाइम इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, कि आप कैसे बोलते हैं। ना बोलने में जब हम बात करते हैं तो इट इज नेवर अबाउट कि आपको शशि थरूर टाइप इंग्लिश नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल प्रॉपर हिंदी नहीं चाहिए, बट आपका बोलने का लहजा बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए, आपके शब्दों में बिल्कुल क्लैरिटी, स्पष्टता होनी चाहिए, और आपकी आवाज बिल्कुल बुलंद होनी चाहिए। ना बुलंद का मतलब ये नहीं है कि आपको चिल्लाना है, आपकी आवाज ऊंची होनी चाहिए ताकि सुनने वाले को एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगाना पड़े सुनने के लिए, बट इट शुड नॉट बी हार्श टू समबडी। एट द सेम टाइम इतना भी ज्यादा धीमा नहीं होना चाहिए कि किसी को सुनने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़े। नाउ अगर ये कम्युनिकेशन की बात है तो कम्युनिकेशन को नेक्स्ट जो सवाल होता है कि कैसे इंप्रूव किया जाए। ना कम्युनिकेशन बाकी सभी चीजों की तरह एक स्किल है, और कोई भी स्किल जब आपको इंप्रूव करना है तो स्किल इंप्रूव करने का एक बेसिक जो पैरामीटर है, बेसिक तरीका है, वो है उसकी प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर आपका कम्युनिकेशन स्किल हो जाएंगे। तो जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जो आने वाले इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए सुझाव ये है कि हर रोज मिनिमम आधा घंटा अपने लिए निकालें जिसमें आप लाउड रीडिंग की प्रैक्टिस करें। हिंदी में अगर आपका इंटरव्यू है तो हिंदी की प्रैक्टिस करें, अंग्रेजी में अगर इंटरव्यू है तो प्रैक्टिस दैट इन इंग्लिश, बट हर रोज आधे घंटे से लेके बेयर मिनिमम, अपर लिमिट आपकी अपनी है, यू कैन प्रैक्टिस अप टू 1 आवर 2 आवर्स, अप टू यू, लेकिन आधा घंटा बेयर मिनिमम आपको रीडिंग प्रैक्टिस करनी है, लाउड रीडिंग। जैसे कि आप किसी न्यूज चैनल के लिए न्यूज एंकर हैं, जैसे प्राइम टाइम शोज पे न्यूज चैनल द गुड वंस, न्यूज चैनल पे जो न्यूज रीड करी जाती है जिस क्लैरिटी के साथ, जिस पॉइज के साथ, जिस ठहराव के साथ और जिस कंट्रोल के साथ, वो धीरे धीरे आपको अपने में लाने की कोशिश करनी है। और हमें ये चीज समझनी है कि कम्युनिकेशन सिर्फ इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कल को जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद यू विल बी सर्विंग एज ऑफिसर्स ऑन द फील्ड, तो आपको बहुत बार बहुत सारे जो स्कीम्स हैं, बहुत सारी पॉलिसीज हैं, वो लोगों तक पहुंचानी है। बहुत बार आपको लोगों से कम्युनिकेशन करके, कम्युनिकेट करके जो भी मुद्दे रहेंगे उसको सुलझाने की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स आपको स्ट्रांग रखना, आप किसी भी फील्ड में जाएं तो वो बहुत अनिवार्य है, जरूरी है। तो इसलिए पर्सनालिटी टेस्ट के लिए ऑल द मोर इंपॉर्टेंट कि हम इस एस्पेक्ट को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। बहुत बार आई हैव ऑब्जर्व्ड कि ये चीज बताने के बावजूद भी बहुत स्टूडेंट्स 1-2 दिन प्रैक्टिस करेंगे, देन दे इग्नोर दिस। लेट मी टेल यू,
you will not understand its importance एक दो दिन में. If you continue practicing, let's say for 1 month, 2 months, 3 months, depending upon आपका इंटरव्यू कब तक है, and even beyond interview also you can continue this, क्योंकि लाइफ में इंप्रूव करना is always going to be something which is beneficial to your overall personality and development. तो इसलिए जैसे जैसे आप रोज प्रैक्टिस करेंगे, आधा घंटा 1 घंटा रोज आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, रोज आप इस चीज की कोशिश करेंगे, देन यू विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग कि धीरे धीरे आपके बोलने का जो तरीका है वो इंप्रूव हो रहा है. आपको पता चल रहा है कि कहाँ पे किन शब्दों पे आपको फोकस करने की, तवज्जो करने की जरूरत है, कहाँ पे आप थोड़ा सा अपना पिच ऊंचा कर सकते हैं, कहाँ आप अपना पिच थोड़ा धीमा कर सकते हैं. तो वो सारी चीजें एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे आती चली जाएंगी. नाउ इसको आप रोज करेंगे एंड इसमें एक चीज आप ऐड कर सकते हैं कि हर हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार अपना खुद का वीडियो शूट करिए बोलते हुए एंड उसको खुद सुनिए. फर्स्ट टाइम उसको सुनिए विदाउट वॉचिंग द वीडियो, सो दैट बिल्कुल आप आवाज पे फोकस करिए. जब आप आवाज पे फोकस करेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि कहां कहां पे आप गलत पॉजेस और गलत साउंड्स निकाल रहे हैं जो आपको इंप्रूव करने की जरूरत है. देन सेकेंड टाइम जब आप उसको देखेंगे तो फिर आप एक्सप्रेशंस देखिए कि क्या आप जो बोल रहे हैं आर यू ऑल्सो हैविंग सिमिलर एक्सप्रेशंस. कई बार हम बिल्कुल मैकेनिकली बोलते चले जाते हैं विदाउट एनी फीलिंग्स फॉर दोज वर्ड्स. तो वो सुनने वाले को, इंटरव्यू पैनल को ऐसा लगता है कि द पर्सन इज नॉट इन्वॉल्व बिहाइंड, जो भी कॉज है उसके पीछे उसका फोर्स नहीं है, इज नॉट एक्चुअली फीलिंग फॉर दोज वर्ड्स. तो वो चीज विद प्रैक्टिस आएगी. तो हफ्ते में 2 बार अपना वीडियो रिकॉर्ड करके सुनिए. जो चीजें आपको लगता है कि इंप्रूव करने की जरूरत है तो उस पर काम करना शुरू करिए. देन ये आपका इंडिविजुअल कम्युनिकेशन हो गया. लेकिन इंटरव्यू में क्योंकि रिक्वायरमेंट है कि आप एक सेट ऑफ पैनलिस्ट के सामने, 4-5 पैनलिस्ट आपके सामने रहेंगे, उनके सामने बोलने की जरूरत है. तो नेक्स्ट स्टेप है कि आप एक्सपोज करें अपने आप को, क्योंकि बहुत बार बहुत बच्चे अंडर परफॉर्म करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो अकेले में बहुत अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो पब्लिक के सामने जाते हैं, 4-5 या 40-50 लोग जब सामने आए तो वो नर्वसनेस हो जाते हैं, वो एंजाइटी उनको आना शुरू हो जाती है. तो इसके लिए हमारा नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि जहां पे भी आपको मौका मिले ग्रुप डिस्कशंस का हिस्सा बनिए, ग्रुप डिस्कशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए. अगर आपके आसपास कोई स्कूल्स कॉलेजेस हैं, रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल्स, बच्चों की जाके क्लास लीजिए. आपका अपना पीयर ग्रुप जो है, जो तैयारी कर रहा है, उसमें बैठ के उनके सामने खड़े होके टेक सम क्लासेस, गिव सम लेसन्स, डिस्कस थिंग्स अमंगस्ट योरसेल्फ. तो वो धीरे धीरे आप रियलाइज करेंगे आपका ये जो एंजाइटी है, इनहिबिशन है कि आप पब्लिक में बोलने से थोड़ा कतराते हैं, तो वो धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करेंगे कि इंप्रूव होता चला जाएगा. Now, third aspect of it is what is called the mock interviews and the panel interviews. Now, इसमें कई बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर कितने मॉक इंटरव्यूज देने हैं, should we give 1, should we give 15? The choice is yours. I generally do not recommend कि बहुत ज्यादा मॉक्स दीजिए, क्योंकि मॉक इंटरव्यू का एक एम है. एम ये है कि आपको फेमिलियर करवाना उस सेटअप से, उस एनवायरनमेंट से, और आपको ये पता लगाना है मॉक इंटरव्यू देके कि क्या आप वैसे सेटअप में जब बैठते हैं तो क्या आप ज्यादा नर्वस तो नहीं होते. अगर आप नर्वस हो रहे हैं तो एटलीस्ट 2-3 मॉक्स दीजिए. जो आपको वहां से फीडबैक मिलता है, थोड़ा समय लीजिए, हफ्ते 2 हफ्ते का, प्रोवाइडेड आपको इंटरव्यू से पहले उतना समय मिलता है. तो जब आपको उतना समय मिलेगा तो उस फीडबैक पे काम करिए. देन गो बैक एंड गिव अनदर मॉक. फिर देखिए कि क्या वो जो पहले फीडबैक मिला था उस पे आपने इंप्रूव किया है कि नहीं किया है. तो मॉक्स बिल्कुल ब्लाइंडली बैक टू बैक मॉक्स देते जाएंगे, फीडबैक पे काम नहीं करेंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. तो मॉक्स देना, कितना देना, दैट इज अप टू यू. बट मॉक्स देने का जब आप उद्देश्य, जब उसके पीछे का जो इंटेंशन है, वंस यू अंडरस्टैंड दैट, देन डेफिनेटली you will be in a better picture, you will be in a better position to talk about whatever you are going to talk in the final interview. Now ये बात हुई हमारी मॉक इंटरव्यू की, कम्युनिकेशन स्किल्स की हमने बात करी. नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो पर्सनालिटी का, जो बहुत बार इग्नोर किया जाता है, दैट इज आपका सोचने का तरीका, योर माइंडसेट. नाउ आप सब जानते हैं कि यू आर अपियरिंग फॉर इंटरव्यू टू बिकम ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो कल को यू विल बी रिक्वायर्ड टू बी इन पोजीशंस जहां पे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी है, और सिर्फ फेस नहीं करनी है, यू हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस टू दोस प्रॉब्लम्स. तो नेक्स्ट एंड इनफैक्ट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट,
जो अभी तक हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस करे, कम्युनिकेशन से लेके आपके एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स, ये जो माइंडसेट का इंटरनल एस्पेक्ट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरह से आप जीवन में अपना थॉट प्रोसेस रखते हैं। थॉट प्रोसेस का मतलब है कोई चुनौती, कोई आपको सिचुएशन मिलती है, कोई प्रॉब्लम मिलती है, तो क्या आप प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं या आप बिल्कुल उस प्रॉब्लम में सिमट कर प्रॉब्लम में बंद कर रह जाते हैं। सो हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द एबिलिटी टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। The government wants, the UPSC wants officers who will solve the problems of the government, of the people of India. So अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह अपना जो माइंडसेट है वो क्रिएट कर पाएंगे, तो इंटरव्यू में भी बहुत बार आपको ऐसी सिचुएशंस दी जाएंगी, लाइक यू आर द डीएम और यू आर द एसपी ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, ये सिचुएशन है, तो आप उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो वो आप रिस्पॉन्ड कर पाएंगे जब ऑन अ डे टू डे बेसिस आप छोटी छोटी चीजों पे एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर अपनी अप्रोच रखेंगे। हमें प्रॉब्लम्स को कभी भी बड़ा नहीं मानना है, ना ही उनको बड़ा होने देना है। तो इसलिए कोशिश करनी है कि ऑफ ऑल द सिचुएशंस जो भी आप डेली बेसिस पे फेस कर रहे हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, तो हमेशा कोशिश करनी है कि उसके सॉल्यूशन की तरफ हम ज्यादा फोकस करें। एक बार यस वी नीड टू एनालाइज, एक बार एनालाइज कीजिए, ऑप्शंस वेइ इन करिए, लेकिन उसके बाद सारा जो एनर्जी है, सारा जो फोकस है, दैट हैज टू गो इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। नाउ लेट अस कम टू द थ्योरेटिकल पार्ट कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस किस किस तरह के पूछे जा सकते हैं। नाउ एज ऑल ऑफ यू आर अवेयर, आप सब अभी शायद डैफ भर रहे होंगे। तो डैफ जब हम भरते हैं तो डैफ जो है दैट इज द ब्लूप्रिंट। वो एक बेसिक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है पैनलिस्ट को आपके जहन में घुसने का, आपकी पर्सनैलिटी को जानने का, आपसे बात करने से पहले योर डैफ टेल्स योर स्टोरी कि आपने जीवन में इन इन चीजों में, इन इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करा है, इन इन सिचुएशंस में आपने लीडरशिप पोजीशंस पे पार्टिसिपेट करा है। तो इसलिए डैफ बड़ा ध्यान से भरिएगा ना। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर डैफ में ये भरना है, वो भरना है। नाउ हियर इज द वेरी सिंपल अप्रोच। पहली चीज है, डैफ में कोई भी ऐसी चीज मत भरिए जो आपने जीवन में नहीं करी हुई है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ उसको भरने के लिए। क्योंकि आउट ऑफ ऑल थिंग्स जो कि इंटरव्यू में मैटर करेंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वुड बी ऑनेस्टी, आपकी इंटेग्रिटी। अगर आप कोई ऐसी चीज भर रहे हैं एंड विद द एक्सपीरियंस जो कि पैनलिस्ट का है, कंबाइंड एक्सपीरियंस ऑफ क्लोज टू 300 years एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ऑफ 60 years to 50 years of life एंड 30 to 40 years of administrative experience, तो उस एक्सपीरियंस के साथ कोई भी चीज जब आप गलत बोलते हैं, डिसऑनेस्टी के साथ बोलते हैं, तो उनको समझने में, उनको उस चीज को पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो इसलिए डैफ में कोई भी ऐसी चीज नहीं रखनी है जो आपने नहीं करी है। नाउ कुछ चीजें, कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं, बच्चों का सवाल रहता है कि मैंने वो एक्टिविटी स्कूल टाइम पे करी थी, कॉलेज टाइम पे करी थी, अभी मैं उस एक्टिविटी को परसू नहीं कर रहा हूं, कोई हॉबी को परसू नहीं कर रहा हूं। बट इसमें आप उस एक्टिविटी को डेफिनेटली मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि जिंदगी में कहीं ना कहीं आपने उस चीज को कुछ साल जरूर प्रैक्टिस किया है, थोड़ा सा ब्रशअप कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल समबडी आस्क्ड मी कि मैं चेस खेलता था स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, अभी खेले हुए काफी साल हुए, तो क्या मैं उसको एज अ हॉबी डिपिक्ट कर सकता हूं? तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी समय है, तो आप थोड़ा सा समय उसको स्टडी करने में, लेटेस्ट जो चेस की फील्ड में एक्टिविटीज चल रही हैं, इंडिया का परफॉर्मेंस रहा है, इंडियन ग्रैंड मास्टर्स का परफॉर्मेंस रहा है, उस चीज को आप समझेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका उस फील्ड को डेफिनेटली यू कैन डिफेंड। नॉट डैफ में वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं जिसका आपके अनुसार यू हैव अ डिसेंट आंसर, डिसेंट जस्टिफिकेशन। तो जो भी चीज आप डैफ में मेंशन करें, आई विल नॉट से कि ये करें या वो ना करें, इंडिविजुअल की पर्सनालिटी के हिसाब से आपकी हॉबीज डिफर करेंगी, आपकी लीडरशिप पोजीशंस डिफर करेंगी, आपके इंटरेस्ट डिफर करेंगे, आपकी अचीवमेंट्स डिफर करेंगी। तो डोंट कंपेयर योर डैफ विद समबडी एल्स। हो सकता है somebody who's not written much things in DAF, he still gets on close to 200 marks, and somebody whose DAF is filled with so many activities, वो अपने आप को justify ही ना कर पाए, he might still end up with less than 150। तो इसलिए DAF सिर्फ और सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है। तो DAF में एक एक चीज, स्टार्टिंग फ्रॉम योर नेम, देन योर पेरेंट्स, उनका प्रोफेशन, आपके स्टेट से आते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उस स्टेट की क्या विशेषताएं हैं, क्या उसका इकोनॉमिक डेटा है, क्या उसके सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं। आप डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट की क्या खूबियां हैं,
डिस्ट्रिक्ट में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात कर लीजिए, या और कोई कल्चरल सिग्निफिकेंस की इंपॉर्टेंस है, या फिर माइथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, साइंटिफिक इंपॉर्टेंस है उस जगह की, तो वो चीजें आपको पता होना जरूरी है। साथ ही साथ आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके बारे में, क्योंकि अभी आप रिसेंटली मेंस दे के आए हैं, तो आपको जानकारी होनी चाहिए, बेसिक आप रिवीजन करिए, आपको बेसिक रिवीजन चाहिए ना। कई बार बच्चों का सवाल है कि सर कितनी डेप्थ में जाना है, तो आपको इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये चीज समझनी है कि फैक्चुअल क्वेश्चंस जब इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, तो इन केस यू नो, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस की देयर इज नो लिमिट, तो इन केस 2-3 सवाल ऐसे भी अगर आपको पूछे जाएं जिनका आपके पास जवाब नहीं है, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली एंड ऑनेस्टली बोल दीजिए, सर आई एम सॉरी, मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आता। तो इंटरव्यू पैनल विल नॉट टेक यू नेगेटिवली। लेकिन अगर आप किसी ऐसे सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं जहां पे आपको आता नहीं है, बट यू आर स्टिल ट्राइंग टू फोर्स योर वे थ्रू, देन इंटरव्यूअर्स विल डेफिनेटली सी थ्रू यू, एंड उनको ऐसा प्रतीत होगा कि आप एक ऐसे सवाल के जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको आता नहीं है। दैट रिफ्लेक्ट्स नेगेटिवली ऑन योर पर्सनैलिटी, आपकी ऑनेस्टी पे वो क्वेश्चन है, आपकी इंटेग्रिटी पे वो क्वेश्चन है, इसलिए उस चीज की कोशिश नहीं करनी है। देन हमने बात करी डैफ में आपके डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की, कि क्या क्या चीजें आपको तैयार करनी है। हमने पेरेंट्स के प्रोफेशन की बात करी, देन हमने जो सेक्शन 7 है उसकी भी हमने इन डेप्थ बात करी। नाउ हम बात करेंगे नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ जो आपका इंटरव्यू का बनेगा, दैट इज योर करंट अफेयर्स। नाउ करंट अफेयर्स की जब हम बात करते हैं, तो करंट अफेयर्स में आपको यह समझने की जरूरत है कि करंट अफेयर्स इज नॉट जस्ट अबाउट फैक्ट्स। आप पहले स्टार्टिंग के लिए एक न्यूज़पेपर पढ़िए, अगर आपके पास समय है आप 2 भी पढ़ सकते हैं। नाउ इंटरव्यू के लिए जब आप तैयारी करते हैं पर्सनालिटी टेस्ट के लिए करंट अफेयर्स की, तो आपको ये चीज समझनी है कि वहां पे फैक्ट्स कम पूछे जाएंगे, आपका पर्सपेक्टिव जानने में उनको ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। तो पर्सपेक्टिव बिल्डअप करने के लिए मेरा रिकमेंडेशन है कि आप करंट अफेयर्स की टॉपिक स्पेसिफिक तैयारी करिए ना। जब हम बात टॉपिक स्पेसिफिक तैयारी की करते हैं, तो उसका मतलब है कि पिछले 6-8 महीने में आपकी स्टेट में, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जो जो चीजें घटी हैं, खासकर जो न्यूज में रही हैं, जो डिस्कशन का मुद्दा रही हैं। फॉर एग्जांपल हम इलेक्शन कमीशन की बात करें, एसआईआर की बात करें, रिसेंट दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट की बात करें, बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को जो डेथ सेंटेंस हुआ है, अगर हम उसकी बात करें, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो आपको पता होना जरूरी है। इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें तो इंडिया यूएस ट्रेड डील की अगर बात करें, गाजा पीस टॉक की बात करें, COP30 की बात करें, तो ये कुछ मुद्दे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूं जो पिछले कुछ समय से चल रहे हैं। तो इश्यू स्पेसिफिक आपको तैयारी करनी है। नाउ आपको हर इशू जो है उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। अगर हम इसराइल की बात करते हैं, इसराइल हमास वॉर या गाजा जो पीस प्लान की बात चल रही है, तो उसके लिए आपको उसका बैकग्राउंड पता होना जरूरी है। नाउ आप कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ते हैं उसका इमीडिएट ओपिनियन ना बना के, आप फॉर एग्जांपल आज एक आर्टिकल आप पढ़ते हैं जिसमें किसी टॉपिक के फॉर बोला गया था, उसके फेवर में बोला गया था, कल या 2 दिन बाद आप किसी और न्यूज़पेपर में या सेम न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे अ कॉन्ट्ररी ओपिनियन। तो आपको क्या करना है, आपको दोनों ओपिनियंस को अपने जहन में रखना है, सोचना है, अपने साथ रीजन आउट करना है, जो चीजें आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ी हैं, लीगल जो आपको अवेयरनेस है, उसके आधार पे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के आधार पे आपको फिर फाइनली डिसाइड करना है कि इसमें क्या चीज सही है और इसमें क्या चीज सही है, और फिर आपको दोनों का बैलेंस बना के चलना है। इसलिए जरूरी है कि करंट अफेयर्स को थोड़ा ज्यादा समय दिया जाए, क्योंकि अदर देन द डैफ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और आपके ऑप्शनल को छोड़ के जो ज्यादातर हमारे सवाल रहेंगे वो या तो आपकी स्टेट के जो डैफ से आता है प्लस करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरनेशनल डोमेन से रहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे से कवर करने की जरूरत है। उसके साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जितने भी इवेंट्स हैं उसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है, उनकी तह तक जाना है। एक बार उसका जो बैकग्राउंड है उसको आप समझ जाएंगे तो उसके बाद आई एम श्योर you will not be facing any major problems. Now एक और चीज जो कई बार बच्चों को परेशान करती है पर्सनालिटी टेस्ट में, जो बच्चों के दिमाग में मिथ रहता है कि जब हम यूपीएससी का इंटरव्यू देने जाएंगे तो
पैनल कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, हमें क्या चीजें उस दिन करनी है। तो लेट मी क्लैरिफाई एट द बिगिनिंग कि यूपीएससी के पैनलिस्ट जो हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो चाहते हैं कि आपकी मदद की जाए। नाउ प्रॉब्लम हियर इज कि हम एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ कई बार जाते हैं। मार्केट क्रिएट्स दैट इंप्रेशन कि वन पर्टिकुलर बोर्ड नंबर नहीं देता है, किसी और का बोर्ड होगा वो नंबर ज्यादा देगा। इस मिथ से आपको बाहर आना है। अगर आप अच्छे कैंडिडेट हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आपको चीजों की सही समझ है, अगर आपको चीजों के बारे में जानकारी अच्छी है और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स डिसेंट हैं, आप अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ उन सब चीजों पे अपनी बात रख पाते हैं, तो बोर्ड किसी का भी हो, मेंबर्स कोई भी हो, आपको जरूर जो अच्छे मार्क्स हैं वो मिलेंगे। और दूसरा एक और चीज जो हमें समझने की जरूरत है कि हमें इंटरव्यू में जब हम जाते हैं तो हमें मार्क्स टारगेट करने के लिए नहीं जाना है। वी आर नॉट हेयर टू टारगेट कि हमें 200 नंबर चाहिए, 210 नंबर चाहिए। दैट इज अ रॉन्ग वे ऑफ अप्रोच। आपका फोकस होना चाहिए कि कैसे आप सारे अपने लूप होल्स जो हैं पर्सनालिटी के वो प्लग कर पाएं। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या आपकी वीकनेसेस हैं। एक बार आपको इन चीजों का पता होगा फिर आप इस पे काम करना शुरू कर सकते हैं। ना कई बच्चे कहते हैं कि सर हमें पता ही नहीं कि हमारी वीकनेसेस क्या हैं, स्ट्रेंथ सबको पता है। तो इसमें मैं चाहूंगा कि आप अपने घर वालों की, अपने फ्रेंड्स की, अपने आसपास के जो आपके इनर सर्कल के लोग हैं उनसे बात करिए, उनसे पूछिए कि उनके अकॉर्डिंग आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी क्या वीकनेसेस हैं, सो दैट आप अच्छे से उनका एक बार आंकलन कर सकें, उसको एनालाइज कर सकें और फिर उस पर काम कर सकें। क्योंकि एक बहुत ही फेमस कहावत है कि नो अमाउंट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट कैन मेक अप फॉर द लॉस ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस। जब तक आप जानेंगे नहीं, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मेरी पर्सनालिटी में ये चीजें हैं जहां पे मुझे काम करने की जरूरत है, तब तक उन चीजों पे इंप्रूवमेंट आने के चांसेस आर ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू जीरो। इसलिए अपने आप पे ज्यादा काम करिए एंड डोंट लिसन टू टू मेनी पीपल। आपने अंग्रेजी की कहावत सुनी होगी कि टू मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड। इसलिए बहुत ज्यादा लोगों की, बहुत ज्यादा दोस्तों की, बहुत ज्यादा टॉपर्स की बात नहीं सुननी है। जस्ट अपना बेसिक स्ट्रैटेजी बना लीजिए एंड देन स्टिक टू दैट। somebody will tell you to do x, somebody will tell you to do y, somebody will tell you to do z। तो इतना ज्यादा डाइवर्स ओपिनियन आपको नहीं लेना है। अपना प्लान और अपनी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर रखिए और उस स्ट्रैटेजी के साथ धीरे धीरे अपना जो आपका गोल है टू बिकम बेटर एवरी डे, उसकी तरफ आप ज्यादा फोकस रखिए। एंड डेफिनेटली अगर आप ऐसा करते हैं तो विद इन नेक्स्ट 1 month और 2 months you will not just perform well in the interview, but overall you will also come across as more informed, more confident person, and hopefully you get selected and you will be a more confident and a more powerful in terms of the skills, a civil servant with skills and requisite expertise to make the changes that we require to be done. Now आखिर में एक बहुत महत्वपूर्ण इशू जो कई बार बच्चे पूछते आए हैं और बच्चों के जहन में रहता है कि सर कंट्रोवर्शियल इश्यूज के बारे में कैसे हम उनको हैंडल करें। ना मेरा इसमें बिल्कुल क्लियर सा स्ट्रैटेजी है कि कंट्रोवर्शियल कोई चीज अगर है वो हो सकती है, कुछ स्टेक होल्डर्स के लिए कंट्रोवर्शियल हो सकती है। एज एन एस्पिरेंट आपके लिए, हमारे लिए वो चीज कंट्रोवर्शियल नहीं है, क्योंकि हमें बिल्कुल क्लियर है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए शुड बी दी गाइडिंग लाइट, इट शुड बी दी बीकन दैट होल्ड्स अस। जब भी हम थोड़ा कंफ्यूज रहें कि क्या इस पे ओपिनियन बनाना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए हमारा मार्गदर्शक बनेगा। जहां कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, वहां जहां वो भी नहीं है वहां पे एथिकल मोरालिटी या सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट या फिर कोई लॉ जो हमारे पार्लियामेंट ने बनाया है वो हमारे लिए गाइडिंग लाइट है। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि सर ये चीज करनी है, ओपिनियन इस तरफ लेना है, उस तरफ लेना है। तो आपको हमेशा सही तरफ लेना है, संविधान की तरफ लेना है और जो लॉज बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, उसके तहत ही आपको अपना ओपिनियन बनाना है। नाउ इसमें एक चीज है कि किसी को आपको आउटराइटली क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। हमेशा क्रिटिसाइज नहीं करना है, जस्ट पॉइंट आउट कि ये लूप होल्स हैं और इन्हें हमें प्लग करने की जरूरत है इफ वी हैव टू स्ट्रेंथन आवर डेमोक्रेसी। हमें ये नहीं सोचना है कि आर वी लेफ्ट, आर वी राइट, दैट इज नॉट आवर डोमेन। हमारा डोमेन है कि संविधान क्या कहता है, नियम क्या कहते हैं, और हमें बिल्कुल नियम के हिसाब से अपना जवाब, अपना ओपिनियन और अपनी सोच को कायम रखना है और उसको बरकरार करना है।
तो इसलिए कभी भी इस डाउट में नहीं आना है। और जैसा मैंने आपको पहले कहा, जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स में जब आप चीजें पढ़ेंगे तो आपने दोनों पक्ष सुनने हैं, दोनों पक्ष को समझना है, और दोनों पक्ष के पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों को समझने के बाद अपना ओपिनियन बनाना है इन द बैकग्राउंड की कॉन्स्टिट्यूशन उस मुद्दे के बारे में क्या बोलता है, क्या उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। तो यदि आप इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे तो आई एम श्योर कि इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट आपका अच्छा जाएगा, एंड साथ ही साथ आगे जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे एज अ सिविल सर्वेंट, एज एन एस्पिरेंट, you will be able to handle them in a better way. Before I conclude, I would again like to remind all of you कि ये इंटरव्यू जो है ये पर्सनालिटी का आंकलन है, आपके अंकों का, आपके स्कूल कॉलेज के अंकों का, आपके मेंस के अंकों का, आपकी नॉलेज का आंकलन नहीं है। इट इज एन इवैल्यूएशन ऑफ द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, द काइंड ऑफ ग्रिट यू हैव, द काइंड ऑफ पॉजिटिव थॉट प्रोसेस यू हैव। तो अपने आप पे काम करना है। फिजिकल डोमेन में थोड़ा सा फिजिकली फिट हो जाइए, थोड़ा सा वर्कआउट करना शुरू करिए, मेंटली थोड़ा सा चीजों के बारे में क्लैरिटी लाइए, डोंट गेट टू मच इन्वॉल्व इनटू इश्यूज, ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, अपने इमोशनल इंटेलिजेंस पे हल्का काम करिए। तो ये सारी चीजें जब आप धीरे धीरे अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाएंगे, एक बेहतर सिविल सर्वेंट बनने की तरफ आप कोशिश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो पूरा पर्सनालिटी टेस्ट है वो अपने आप ही अच्छा जाएगा। एंड रिमेंबर कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बिकमिंग एन ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मेरा आप सबको सुझाव है कि ऑलरेडी ये मान के चलिए कि आप भारतीय सरकार के एक नियुक्त अधिकारी हैं, और आपका जो बिहेवियर है, आपका जो कंडक्ट है, आपका जो पहनावा है, आपका जो बातचीत का तरीका है, आपका जो सोचने का तरीका है, वो ऑलरेडी उस तरह ढालने की कोशिश करिए कि आप ऑलरेडी सेवा में हैं। Because they say before you actually are selected to become an officer, you have to become an officer. So start thinking on those lines. अपने आप को एक ऑफिसर मान के उस तरह से अपना जो काम है वो करने की कोशिश करिए। एंड लेट मी अश्योर यू, अगर आप ये सारी चीजें ध्यान में रख के अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ इन सारी चीजों पे काम करते हैं तो डेफिनेटली आप इंटरव्यू में, आप पर्सनालिटी टेस्ट में बहुत अच्छा करेंगे। याद रखिएगा, एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि पर्सनालिटी टेस्ट आपका नॉलेज का कोई टेस्ट नहीं है, ये आपके ओवरऑल पर्सनालिटी को आंकलन करेगा। एंड यहाँ पे आपको थोड़ा सा फ्री रहना है, डरना नहीं है, नर्वस नहीं होना है, बेझिझक अपना जो अभी का समय है उसको यूज करिए ताकि बेहतर ओपिनियंस बना सकें, बेहतर नॉलेज गेन कर सकें, और अपने जो सोच है, अपने बोलने का तरीका है, उसको आप बेहतर बना सकें। तो विद दैट आई जस्ट होप कि जो भी चीजें हमने डिस्कस करी हैं ये आपको आपकी इंटरव्यू की तैयारी में हेल्प करेंगी। एंड माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू who are appearing for interview this year, and hope that you qualify the civil services examination and then you are ready to become the true warriors and the servants of this great country, and आप एक अच्छे सिविल सेवक बन के भारत की सेवा में आगे आएंगे। And with this we wind up this session. Thank you. Jai Hind.